हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील। आज हम लेके आए चंद्र और सुधा की प्रेम कहानी का उपन्यास गुणों का देवता। ये मुख्य रूप से गैर अभिव्यंजक प्रेम और दो पात्र चंद्र और सुधा के बीच रोमांस की कहानी है, जो एक शहरी मध्यम वर्ग स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रेम के विभिन्न जाल और उत्साही महत्वाकांक्षी और आदर्शवादी युवाओं के भावनात्मक संघर्षों को दिखाती है। उपन्यास की प्रस्तावना में लेखक कहता है कि इस उपन्यास को लिखते समय मैंने उस भावना का अनुभव किया जब कोई व्यक्ति निराशजनक क्षणों के दौरान पूरे विश्वास के साथ उत्साहपूर्वक प्रार्थना करता है और ऐसा लगता है जैसे वही प्रार्थना मेरे दिल में बसी हुई है और मैं अभी भी इसे दोहरा रहा हूँ। उपन्यास चंद्र और सुधा की भावुक प्रेम कहानी बताती है और विभाजन के ठीक बाद इलाहाबाद में स्थापित है। चंद्र एक अनाथ एक युवा शोधकर्ता है और एक विदुर और एक प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला में यहाँ एक संरक्षक है। चंद्र डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा के करीब है। दोनों एक ऐसा रिश्ता साझा करते हैं जो गहरा और मजबूत है और एक दूसरे के लिए उनका आकर्षण समय बीतने के साथ बढ़ता जाता है। सुधा को चंद्र से प्यार है। सुधा के सबसे अच्छे दोस्त गेसु और सुधा की चचेरी बहन बिनिट को ये स्पष्ट है। चंद्र एक निचली जाति से है, जबकि सुधा की तुलना में, और इसलिए वह अपने पिता से शादी में सुधा का हाथ मांगने की हिम्मत नहीं करता। जबकि सुधा काफ़ी हद तक आधुनिक प्रतीत होती है, वह अपने पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए सहमत होने के सामाजिक दबाव का सामना नहीं कर सकती। चंद्र भी उसे उसके पिता की इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर करता है। लेखक इस प्रेम कहानी का उपयोग समाज के सामाजिक आर्थिक विभाजन को आईना दिखाने के लिए करता है। भारती यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालती है। जबकि बच्चों को उस समाज के मूल्यों का पालन करना सिखाया जाता है जिसमें वे पैदा हुए हैं, उन मानकों के अनुसार चुनाव करने की उनकी क्षमता पर निर्णय लिया जाता है और कभी कभी लोगों के लिए उन आदर्शों का पालन करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से संक्षारक होता है। उन क्षणों में ऐसे विचारों के खिलाफ प्रतिरोध न केवल एक व्यक्ति के लिए व्यवहारिक विकल्प बन जाता है, बल्कि वह समाज को आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका भी है। चंद्र के पास एक विकल्प है। क्या उसे सुधा को सामाजिक वर्जनाओं के चंगुल से छुड़ाना चाहिए या उसे जाने देना चाहिए? अच्छे व्यवहार की वेदी पर अपने प्यार का बलिदान देना चाहिए। चंद्र सामाजिक रूप से स्वीकार्य विकल्प बनाता है और उसके परिणाम स्वरूप सुधा के लिए उनकी भावनाओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाता है। एक अप्राप्य प्रेम की पीड़ा उसे धीरे धीरे जलाती है। जीवन के प्रति उसके शांत और तर्क संगत दृष्टिकोण की जगह उसकी भावनाओं की गड़गड़ाहट को खोलने की लालसा ले लेती है। इस बिंदु पर वह प्यार के भौतिक पहलू का पता लगाने के लिए एक ईसाई लड़की पम्मी की ओर मुड़ता है, जब तक वह उसके लिए अज्ञात था। जब प्यार की शारीरिक अभिव्यक्ति भी उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पाती, तो वह एक भावनात्मक संबंध की तलाश में बिनती की ओर मुड़ता है, जो वास्तव में नहीं है। समय बीतने के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका दिल केवल सुधा के लिए तरसता है और कोई भी उसके जीवन में उसकी जगह नहीं ले सकता। लेखक ये भी सुझाव देता है कि इस तरह के प्रतिबंधात्मक समाज में युवा वयस्क विपरीत लिंग के किसी भी व्यक्ति के लिए रोमांटिक भावनाओं को विकसित करने के लिए बाध्य है, जिनके साथ उन्हें नियमित रूप से बातचीत करने का मौका मिलता है, क्योंकि उनके पास सीमित विकल्प होते हैं। जबकि वे दो वयस्कों के बीच एक प्यार भरे रिश्ते की आधुनिक अवधारणा से अवगत हुए और समाज अभी भी विवाह को एक पूर्ण संबंध के बजाय एक तरह का समझौता का बंधन मानता है। तो आप क्या सोचते हैं सुधा और चंद्र के बारे में? जो भी आपने इस कहानी से सीखा है कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या सुधा और चंद्र को क्या करना चाहिए, उनको सुझाव भी अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं न्यू हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।